बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की तरफ से कि फरवरी इनटेक के लिए कुल कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है, कितने महीने पुराने फ़ंड्स होने चाहिए, आईटीआर कितनी होनी चाहिए और फ़ंड्स के सोर्स कैसे बताए जाने हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। जो स्टूडेंट्स या उनके गार्डियंस इन क्वेश्चंस को सही तरीके से एड्रेस कर लेते हैं उनको वीज़ा के चांसेस 99% के आसपास बन जाते हैं। और स्टडीज़ केयर का नवंबर इनटेक का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा रहा, इसलिए मनप्रीत जी से बात करने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स, गार्डियंस, स्टूडेंट्स कॉल करते हैं। तो आज मनप्रीत जी हमारे साथ हैं। मनप्रीत चीमा जी, आपका बेहद स्वागत है। तो आप मनप्रीत चीमा जी से स्क्रीन पे नंबर है, बात कर सकते हैं। मनप्रीत जी, सबसे पहला सवाल यही है कि फरवरी इनटेक के लिए फंड्स की मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और उनके माता पिता कैसे करें ताकि वीज़ा का सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़े। और माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया खुल के वीज़ा देगा फरवरी इनटेक में अगर स्टूडेंट तुरंत अप्लाई करते हैं। तो इमीडिएट अप्लाई करने के फ़ायदे क्या हैं? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग है या इसका सच में बेनिफिट है? जी बिल्कुल सर। सर जो फाइनेंशियल्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वीज़ा में। और जो फाइनेंशियल्स हैं उसकी नॉलेज जो कंसल्टेंट है उसको प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को या पेरेंट्स को गाइड कर सकेगा कि कैसे फाइनेंशियल्स शो करने हैं। फाइनेंशियल जैसे आपने पूछा कि बजट कितना है या पैसे कितने हैं, पैसे डिपेंड करते हैं हर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर फीस के ऊपर। अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है तो फाइनेंशियल्स कम हो जाते हैं, अगर फ़ीस ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की $30,000 फ़ीस है तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली अराउंड लिविंग एक्सपेंसेस डाल के बच्चे को दिखाने पड़ेंगे और अराउंड $60,000 के आसपास। अगर वही यूनिवर्सिटी की फ़ीस फर्स्ट ईयर $40,000 है तो वही एक्सपेंसेस चेंज हो जाएंगे अराउंड $70,000 के आसपास। तो वो $10,000 का वो जो वेरिएशन है उससे ऑटोमेटिकली फ़ंड्स पे इफेक्ट पड़ेगा कि फ़ंड्स बढ़ जाएंगे। तो कई कंसल्टेंट मैंने देखा बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 40 लाख चाहिए या 50 लाख चाहिए या 35 लाख चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कितने चाहिए, बट हाँ नियर अबाउट 35 लाख के आसपास प्लस माइनस जितनी फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी। अब दूसरी बात कि वो फाइनेंशियल्स शो कैसे करने हैं। देखो फाइनेंशियल्स को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। सेविंग्स हैं, कुछ पेरेंट्स ने ऑलरेडी सेविंग कर रखी होती है, पैसा सेविंग अकाउंट में ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता इतना हो जाता है। जो पेरेंट्स पहले से ही अवेयर होते हैं कि बच्चे को भेजना है वो उस अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। कुछ पेरेंट्स के पास एफडीज़ होती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ एजुकेशन लोन लेते हैं। पहले ये होता था कि 3 महीने पुराने फंड्स हैं तो कोई पूछता नहीं था कि अगर 3 महीने पहले किसी के पास 50-60 लाख रुपए अकाउंट में आए हैं तो हाई कमीशन या यूनिवर्सिटी बोलती थी कि इट्स टोटली वैलिड, कोई बात नहीं कि 3 महीने से फंड्स मेंटेन है अकाउंट में। बट नाउ द थिंग इज़ कि अगर 3 महीने या 6 महीने या 1 साल पुराने फाइनेंशियल्स भी हैं उसका भी सोर्स देना पड़ेगा पेरेंट्स को कि उस टाइम ये पैसा कहाँ से आया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो फंड शो वाला मामला था उससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल तौर पे इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं अपने अकाउंट में। तो आज के टाइम में अपने पैसे ख़राब मत करें, किसी से भी फंड शो करने के नाम पर उसको ब्याज देकर अपने अकाउंट में पैसे ना लें, क्योंकि स्टडीज़ केयर इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करता। इसका नुकसान क्या है जो इस तरह से लोग ले लेते थे पैसे? सर नुकसान यही है कि अब यूनिवर्सिटी बहुत लॉजिकल वे में चीज़ों को चेक कर रही है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि किसी ने 30 लाख अकाउंट में डलवा लिया 1 साल पहले, बट उसकी उस साल की जो आईटीआर है वो ये दिखा रही है कि उनकी इनकम थी 6 या 7 लाख। तो आप देखो कि अगर कोई बंदा 6 लाख कमा रहा है, मतलब उसकी इनकम है साल की, तो उसके अकाउंट में 30 लाख रुपीज़ कहाँ से आए? ठीक है, तो वो वैलिड रीज़न नहीं है। हाँ अगर वैलिड रीज़न वो दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं जी हमारा तो प्लॉट था हमने सेल कर दिया, बाहर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में पैसा आ रहा है, वैलिड है, माना जा सकता है वो चीज़। कोई रिटायर हो गया, उसके पीएफ का ग्रेचुटी जीपी फंड का पैसा था वो अकाउंट में आ गया, माना जाएगा। बट अगर कोई बोल रहा है कि मैंने तो 1 साल पहले पैसे डलवा लिए थे कि मैंने बच्चे को भेजना है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि कल को ये चीज़ भी यूनिवर्सिटी पूछेगी, तो यूनिवर्सिटी को उससे कोई मतलब नहीं है, वो फाइनेंशियल्स को अप्रूव नहीं करेंगे।
तो ऐसा पैसा गिफ्ट मनी किसी से मत लीजिए। अगर किसी ने भी अपने बच्चे को भेजना है तो वो एक प्रॉपर गाइडेंस लें किसी प्रॉपर कंसल्टेंट की, उनसे पूछें कि फाइनेंशियल्स। और एक चीज़ और बताऊं, हर यूनिवर्सिटी का फंड्स को देखने का डिफरेंट तरीका है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर इनकम लेती हैं, कुछ नहीं लेती, कुछ 70% लेती हैं, कोई 100% लेती हैं, कोई 30% लेती हैं। तो वही कंसल्टेंट आपको गाइड कर पाएगा जिसके पास प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली अवेलेबल है और नॉलेज है। बिल्कुल ठीक है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब माँ बाप अपने पैसे को संभाल के रखें और उनको हर फंड का सोर्स वो बताना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इनकम टैक्स रिटर्न नॉर्मली कितनी होनी चाहिए जिससे चीमा जी कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट को? देखो, आज की डेट में जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मिनिमम पेरेंट्स से जो इनकम मांग रही हैं वो 12 लाख के अराउंड आसपास मांग रही हैं। वो 12 भी हो सकती है। फिर मैं वही बोलूँगा, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को 12 चाहिए, कुछ को 13, कुछ को 15, कुछ को 16। कुछ यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि आप एक स्पॉन्सर लगा सकते हैं अगर पेरेंट्स की इनकम कम है। कुछ बोलते हैं कि चाहे आप स्पॉन्सर लगा भी रहे हो फिर भी आपकी ITR मिनिमम 12 लाख होनी चाहिए। अगेन वही बात है कि यूनिवर्सिटीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपके कंसल्टेंट को कि वो क्या फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। पर मैं इतना बोलूँगा कि यस, हाँ, 10 से 12 के बीच में अगर सिंगल अर्निंग पेरेंट है तो 10 से दोनों की अगर 6 भी लगाएं तो 12 होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की। अगर दोनों है तो वो उस केस में यूनिवर्सिटीज़ अराउंड 14 लाख के आसपास की इनकम देख रहे हैं। अगर एक ही अर्निंग सोर्स है, मान लो फादर ही अकेले जॉब कर रहे हैं या मदर ही अकेले जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ अराउंड 10 लाख के आसपास भी पेरेंट्स की इनकम ले लेते हैं। प्लस कोई स्पॉन्सर साथ में ऐड कर लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स में से नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताया, किसी को भी जो जिनको आप ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अब ये जो फैक्ट है कि जितनी जल्दी आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करेंगे आपको वीज़ा मिलेगा, ये ज़रूरी क्यों है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग है? मार्केटिंग नहीं है सर। हर एरिया, हर स्टेट का एक कोटा है। मान लो अगर किसी स्टेट में हाई कमीशन ने 100 वीज़ाज़ देने हैं तो वो जब इनिशियल स्टेज पे अगर उनके पास 50 फाइलें जाएंगी तो वो 50 के 50 को वीज़ा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है हमारी सीट्स खाली पड़ी हैं, हमें वो भरनी है। लेकिन जब वो सीट्स ख़त्म होने लगती हैं, एंड में जाके 10-12 सीट्स रह जाएंगी और फाइल 50 पड़ी होंगी, तो ऑटोमेटिकली कि वो फ़िल्टर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितनी जल्दी बच्चा फाइल लगाएगा उतने चांसेस हैं वीज़ा आने के। बिल्कुल ठीक है। अब स्टडीज़ केयर से आप किस तरह के प्रोफाइल को एक्सेप्ट करेंगे फरवरी इनटेक के लिए? देखो सर, जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करता है, हम हर वो प्रोफाइल को पिक करेंगे। अगर कोई +2 वाला बच्चा है, मोर देन 65% नंबर है, स्टेट बोर्ड का अगर बच्चा है, 70% मार्क्स हैं, 6 ईच हैं, कोई बैचलर्स वाला बच्चा है, मास्टर्स के लिए जाना चाहता है और उसके अराउंड 60% मिनिमम मार्क्स हैं बैचलर्स में, और 6.5 नो बेटर देन 6 बैंड्स हैं, तो हम वो प्रोफाइल्स को मना नहीं करेंगे। वो सारी प्रोफाइल्स एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर फाइनेंशियल्स भी उनके पास हैं। अगर फाइनेंशियल्स उनके पास नहीं है, या उनके पेरेंट्स की इतनी इनकम नहीं है, देन दे हैव अदर कंट्रीज़ टू अप्लाई, कि वो कनाडा में अप्लाई करो, जहाँ पे वो कनाडा बिल्कुल भी फाइनेंशियल्स नहीं देखता है। जर्मनी में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ में वो बच्चे देख सकते हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं अप्लाई करने के लिए, उनको वेरी फर्स्ट डे पूछें कि सर फाइनेंशियल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद, ऑफ़र लेटर लेने के बाद आपके वो फाइनेंशियल्स ही प्रॉपर नहीं होंगे आपके पास, तो आप अपना वो अपॉर्चुनिटी भी लूज़ कर जाओगे कि आप किसी और कंट्री में उसी टाइम में अप्लाई कर सकते थे। तो ये बड़ी वाइजली डिसीज़न लेने वाली चीज़ है कि आप किस कंसल्टेंट को चूज़ करें और उनसे प्रॉपर नॉलेज लें, और उस कंसल्टेंट को प्रॉपर नॉलेज हो उन यूनिवर्सिटीज़ की। जी चलिए, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है, मनप्रीत चीमा जी से आप बात कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फरवरी इनटेक के लिए आप फाइल लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनप्रीत। थैंक यू सर।